नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सितारों की चाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतने वाला है आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो जानेंगे आज के विषय के बारे में, उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन सोमवार। प्रतिपदा दिन को 12:28 तक, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि को 1:14 तक का चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:56 से 9:17 तक होगा। तो आज हम ज्योतिषीय विश्लेषण से जानेंगे कि पौष मास में क्यों वर्जित है शुभ कार्य। पंडित जी, पौष मास में ये शुभ कार्य वर्जित क्यों होते हैं? क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ इसके पीछे का कारण है? देखिए, ज्योतिष में एक बात बड़ी साफ है कि गुरु के भावों में, गुरु की राशियों में सूर्य जो है वो निषिद्ध है और सूर्य की राशि में गुरु निषिद्ध है। मतलब जब सिंहस्थ लगता है, जब सिंह राशि में गुरु जाता है तो सभी प्रकार के काम्य कर्म, मसलन यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि निषिद्ध हो जाते हैं। और गुरु की सीमा में जैसे सूर्य प्रवेश करते हैं, यानी धनु और मीन राशि में, मतलब लगभग 15 दिसंबर से 15 जनवरी या फिर 15 मार्च से 15 अप्रैल, ये वो समय होते हैं जिसमें सभी प्रकार के कार्य निषिद्ध होते हैं। ये ऐसी सीमा, ऐसी मर्यादा मानी गई। भारतीय पंचांग में धनु और मीन राशि के सूर्य को शुभ नहीं माना जाता। सो ऐसा कि किसी भी प्रकार के शुभ कार्य धनु और मीन की संक्रांति के बाद 2 महीनों तक नहीं होते। जी पंडित जी, आपसे ये भी जान लेंगे कि पौष महीने को खरमास क्यों कहते हैं? इसके पीछे कोई विशेष कारण है? जी, वैसे तो सूर्य 7 रथों से चलता है। सूर्य का जो रथ है उसमें 7 घोड़े हैं। ये 7 दिन है, ये अनवरत चलते हैं। कहते हैं कि घोड़े चलते चलते हाँफ जाते हैं, प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, और तो वहीं पे घोड़ों की प्यास बुझाने के लिए सूर्य जो है उसे अपने पास के तालाब में ले जाते हैं। मगर सूर्य को ये निर्देश मिला कि वो कभी रुकेंगे नहीं, तो फिर वहीं पर 2 गधे बंधे होते हैं जिनको लेकर के वो यात्रा शुरू करते हैं। तो ये खरमास कहलाता है। खर माने गधे। तो गधों की स्पीड घोड़ों की स्पीड से थोड़ी कम होती है, इसलिए आप देखेंगे कि खर मास में सूर्य का जो दिन होता है वो धीमा होता है और रात बड़ी गहरी होती है। तो इस लिहाज से इसे खर मास कहा जाता है। खर मास माने जब सूर्य जो है वो गधों की सवारी करता है, तो इसे खरमास कहते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से विनोद नाम है इनका। विनोद, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। गुरु जी नमस्कार जी। जी नमस्कार विनोद जी। नमस्कार गुरु जी। आपकी आवाज कट रही प्रभु, थोड़ा अच्छी जगह आकर के सिग्नल पे आकर बात कर लें। हाँ जी आ गया गुरु जी। जी गुरु जी हाथ जोड़ के चरण सबक नमस्कार गुरु जी। कल्याण है आपका, बताइए। छोटी समस्या में आ गया मैं, आपके माध्यम से मैंने अपने फादर की वो आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही विनोद जी, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। अच्छी जगह सिग्नल पर आके फिर बात कर लें। आ गया गुरु जी, दोबारा दूसरी जगह। अपनी जन्म तारीख पहले बताइए, फिर उसके बाद सवाल पूछिएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। 21/3/1971। हाँ जी। जन्म समय शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान है हरियाणा, जिला जिंद, नरवाना। जिंद, हरियाणा। जी, अब अपना जन्म प्रश्न सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरु जी, मैंने आपके माध्यम से एक अपने फादर की मतलब के ऊपर मतलब जो डेट ऑफ डेथ हुई थी उसी डेट पर मैंने कुछ कार्य करने के लिए वो आपसे सलाह ली थी। तो 12 तारीख की डेट डेथ थी उनकी, तो मैंने सोचा था कि 12 तारीख को कुछ प्रोग्राम करूँगा। उससे पहले ही मेरे साथ में
घटना हो गई है। वो घटना ऐसी है गुरु जी, मेरा साइकिल का बिजनेस है। वही वहां मेरे जाने से पहले पिछले मंगलवार को एक पुरानी साइकिल खड़ी करके चला गया, चोरी की उठा गई। मैंने उसको सेना पुलिस को आगे मैसेज दे दिया, वो फिर भी मेरे ऊपर ही डाउट कर रहे हैं। तो मैंने तो उनको बता दिया कि मैं, आप लोगों ने मेरे पूछा था, मैंने आपकी कोई साइकिल चोरी की मतलब गुम हुई है। कुछ टाइम बाद मैंने गुरुजी देखा, मैंने उनको फोन करके बता दिया। अभी वो मेरे ऊपर ही डाउट कर रहे हैं। मैं कुछ टेंशन में गुरुजी, इसमें क्या निर्णय निकलेगा, कुछ मेरे को गुरुजी दिशा निर्देश दीजिए। चलिए, कुल मिलाकर समझ में आया कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है, शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। चिंता बिल्कुल ना करें, तनाव जरूर हो सकता है पर इसमें किसी प्रकार का अहित नहीं होगा, क्योंकि आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है धनु। 14 मई 2025 दाएं बाएं करके आप थोड़े से परेशान रहेंगे। दो छोटे से काम कर लें। एक तो भगवती महामाया के दर्शन कर लें, दुर्गा जी के दर्शन नित्य करें और थोड़े से हल्दी का दान कर दें। 9 गांठ हल्दी हर गुरुवार के दिन मंदिर के देहरी पर रखकर आ जाए। आप देखेंगे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। याद रखें, इस पर आपको कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली। जी पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं, लोग कहते हैं कि पौष मास में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, इसके पीछे कितनी सच्चाई है? देखिए, महाभारत की कथा आपने सुनी होगी और महाभारत की कथा में भीष्म का निर्वाण भी पढ़ा होगा कि महाभारत के युद्ध में भीष्म कहते हैं कि भीष्म की प्रतिज्ञा अटल थी और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो एक बार महाभारत युद्ध में दुर्योधन भीष्म को बहुत प्रेरित करते हैं, उद्वेलित करते हैं कि दादा, आपके तीरों में बल नहीं, आप अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं, हमें जाकर युधिष्ठिर भैया के चरणों में गिर पड़ता हो कि मुझसे युद्ध नहीं होगा। तो फिर भीष्म हाथ उठाकर शपथ लेते हैं कि कल मैं पांडवों को मार दूंगा। ये बात जैसे ही दुर्योधन की सेना को पता चलती है, वे आनंदित होकर के नाचने लंके और शंख ध्वनि करना शुरू कर देते हैं। ये बात जब कृष्ण को दिखती है तो कृष्ण अपने गुप्तचरों से पूछते हैं तो पता चलता है कि आज भीष्म ने शपथ ली है कि कल पांडवों का नाश हो जाएगा। और साथ में भीष्म ये भी कहते हैं कि दुर्योधन की पत्नी से रात में कहना कि वो मुझसे आकर आशीर्वाद ले लें तो मैं उसे अखंड सौभाग्य का आशीष दूंगा। कृष्ण को ये बात जैसे ही पता चलती है, कृष्ण द्रौपदी को लेकर के भीष्म के खेमे में जाते हैं। भीष्म पूजा करके जैसे ही उठते हैं, द्रौपदी पर्दे में रह करके और भीष्म को प्रणाम करती है और भीष्म काका आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी अपना घूंघट खोल देती है और कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, भीष्म अब तुमने 2 शपथ ली है। एक, द्रौपदी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और दूसरा, दुर्योधन से कहा कि तुम कल पांडवों का नाश कर दोगे। अब सच बात यह है कि कल क्या होने वाला है। तो जान जाते हैं भीष्म के कृष्ण ने बड़ा दांव खेला, अब मुझे ऐसा संकट पैदा कर दिया जिसमें मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं। इस तरह से भगवान कृष्ण जो है भीष्म को मृत्यु के लिए प्रेरित करते हैं। जी बिल्कुल। फिर शिखंडी को बोल करके अर्जुन से तीर मरवाते हैं और फिर वो तीर से बेधित हो जाते हैं, मगर इच्छा मृत्यु का वरदान है। तब वो अर्जुन से कहते हैं कि मैं देह तब त्यागूंगा जब सूर्य उत्तरायण का हो जाएगा। तो इस तरह से ये कहानी ये बताती है कि सूर्य के दक्षिणायन में, खासकर पौष के महीने में देह त्यागने से स्वर्ग नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो इच्छा मृत्यु वरदानधारी भीष्म सूर्य के उत्तरायण का इंतजार नहीं करते। जी बिल्कुल पंडित जी, इसी बीच एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुकी है, नारायणपुर से रेखा नाम है इनका। रेखा, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। जी मैं अपनी गुड़िया के बारे में जानना चाहती हूँ। गुड़िया का जन्म तारीख बता दीजिए। हाँ, 29/4/2019। 29/4/2019। जन्म समय? इनका है 1 बजे। 1 बजे दिन के, शाम के? दोपहर जी। दोपहर के 1 बजे। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान नारायणपुर ही है।
नारायणपुर। क्या जानना चाहती हैं आप अपनी गुड़िया के बारे में? सर इनका मतलब वो आगे का क्या होगा और मतलब पढ़ाई लिखाई कैसा है, जिद्दी ऐसा टाइप का कुछ। जी, कुल मिला के भविष्य जानना चाहती हैं पंडित जी। इनकी बच्ची है, उनका भविष्य आगे चलकर कैसा होने वाला है, आप क्या बनाना चाहती हैं बेटी को? किस क्षेत्र में रहेगी? क्योंकि मैं अपनी पहली वाली गुड़िया के बारे में पूछी थी पंडित जी से, तो खेल के क्षेत्र में ही आगे है अभी भी। तो पंडित जी ने बताया था कि मेरी गुड़िया मतलब आपकी गुड़िया खेल के क्षेत्र में आगे रहेगी, तो आज जो है तो फिर वो खेल के क्षेत्र में ही है सर, तो इसलिए। नहीं, मैं बोला कि आप अपनी बेटी को क्या बनाना चाहती हैं? उनकी इच्छा है सर, मतलब वो जिस चीज में रुचि लेंगी अभी तो। चलिए आइए देखते हैं। हर माँ का सपना होता है कि वह जो ना कर पाई हो वो अपनी बिटिया को तैयार करके देवे, और मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ गुड मदर। आप एक बहुत अच्छी माँ हैं और आप अपने बिटिया के भाग्य के लिए अभी से इतनी चिंतित हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपकी बिटिया का जन्मलग्न कर्क है, उसकी राशि कुंभ है। ये बच्ची परम भाग्यशाली है, चक्रवर्ती साम्राज्ञी होगी। इसके दशम स्थान में सूर्य, दशमाधिपति 11वें स्थान में है। आपके घर में थोड़ा सा पितृदोष है ना। जब कभी भी शनि राहु से या राहु शनि से आक्रांत हो जाए तो पितृदोष होता है। तो पितृदोषों का शमन कराइएगा, क्योंकि संतत्यावरोध है और शायद इसके कारण अगर कोई तकलीफ आ जावे तो मैं नहीं कहता, मगर ऐसा होगा नहीं। 14 साल की उम्र में बच्ची की गुरु की दशा शुरू होने वाली है। गुरु इसके भाग्येश हैं और 16 साल तक गुरु की अंतर दशाएं रहेंगी। तो ऐसा माना जा सकता है कि 14, 3, 17 और 17, 3, 20, 20 से 21 वर्ष की उम्र तक इस बच्ची को किसी भी प्रकार की कोई हानि होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्ची आगे चल करके एक बड़ी IAS अफसर बनेंगी। मेरी तरफ से अभी से शुभकामनाएं। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लीजिएगा और अपने पति से कहकर हर साल में एक बार श्रवण नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध जरूर कराइएगा। अगर ऐसा आपने कराया तो मैं दावे से कहता हूं कि बेटी आपके पूरे कुल खानदान की कुलदीपिका होगी और आपका नाम रोशन करेगी। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, पंडित जी ने उनकी समस्या का निवारण भी किया। अब 12 राशियों का राशिफल जान लेते हैं। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष यानी एरीज की। इस राशि में सबसे पहले देखते हैं कि मेंटल कंडीशन कैसी है। तो तीसरे स्थान में चंद्रमा, निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ। 12वें स्थान में राहु, खर्च आज भी ज्यादा। कमाई 11वें स्थान में शनि के कारण काफी बेहतर होगी। दशम स्थान में शुक्र। वर्क प्लेस में काफी ज्यादा बंधे महसूस करेंगे। कोई सलाह जो मुझे देनी चाहिए यह साल से बिल्कुल ना करें, क्योंकि तृतीय बुध 8वें स्थान में है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, फिर दिन की शुरुआत करें। हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। ऐसे कहते हैं कि केंद्र में बृहस्पति हो तो अनेक प्रकार के दोषों का नाश होता है, परंतु अगर अष्टमेश लग्नस्थ हो तो बेवजह विवादों से मन परेशान हो सकता है। यहाँ पर हम देखें कि भाग्यस्थान में शुक्र है, लग्नेश भाग्यस्थान में हो, दशमाधिपति भाग्येश 11वें स्थान में हो तो ढेर सारे अवसर हैं। कमाई की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। वैसे मोटे तौर पर आपकी जिंदगी आज काफी बेहतर रहेगी, मगर मन थोड़ा सा अशांत फिर भी रहेगा, क्योंकि तृतीय चंद्रमा धनस्थान में बैठे हैं। परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। करना क्या है, दूध में थोड़ा सा चीनी डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की, जहाँ पे लग्न में ही द्वितीयेश बैठे हैं। इसका मतलब चंद्रमा मनसो जाता है। ऐसा जातक संपत्ति को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होता है। निर्णय लेने में थोड़ा सा फ्लिकर, मतलब निर्णय बार बार बदलता है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्यस्थान में शनि है, ढेर सारे अवसर हैं। हो सकता है कि आज पूरा दिन आपके किसी आध्यात्मिक कामों में लग जाए। बहरहाल कोई सलाह जो मुझे देनी चाहिए, यस द्वितीयेश द्वादशी षष्ठम स्थान में है। कोई बड़े परिवर्तन की राह आपकी जिंदगी देख रही है। फटाफट निर्णय लें, परिवर्तन का निर्णय लें और दुर्गा के मंदिर में जाकर एक घी का दिया जलाएं, एक नारियल चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा इस समय बैठे 12वें स्थान में, जो संकेत देते हैं कि आज का दिन सेहत के नजरिए से बहुत अच्छा नहीं है। अब देखिए कि भाग्येश बृहस्पति 11वें स्थान में, ढेर सारे अवसर हैं जिसके चलते आप बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे, मगर 8वें स्थान में शनि। लाइफ पार्टनर के साथ विवाद या फिर लाइफ पार्टनर के साथ में रिश्तों में थोड़ी सी तनाव या फिर कमर का दर्द, पैरों का दर्द या साइटिका जैसी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। करना क्या चाहिए, शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं तो सिंह यानी लियो की, जिसके स्वामी सूर्य इस समय बैठे
धनु राशि में। जब कभी भी लग्नेश पंचम स्थान में हो तो आप बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। चौथे स्थान में बुध, सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा। सातवें स्थान में शनि, दोस्तों का साथ मिलेगा। आठवें स्थान में राहु। मगर सब कुछ के बाद भी पंगों से आपको निजात नहीं मिलने वाली है। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये देखें कि आप किसी भी प्रकार के विवाद से तौबा करें और राहु की प्रियता के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी मृग यानी मेरी राशि। इस राशि में अगर हम देखें तो लग्न में केतु है। केतु कहते हैं बहुत मेहनत करने वाले एक दैत्य जिसके पास सर नहीं है। इसका मतलब आप बिना सोचे समझे खूब मेहनत करेंगे और ये बिना सोचे मेहनत करने से आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए सोच समझकर मेहनत करें। मेहनत को सही दिशा में सही दिशा दें। तीसरे स्थान में सूर्य, गंभीरता आपकी है इसलिए सफलताएं जरूर मिलेंगी। छठे स्थान में शनि है। ऋण से आपको अधिकतम बचने की कोशिश करना चाहिए। सातवें स्थान में राहु, कुछ अच्छे दोस्त बन करके दुश्मनों का काम पूरा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राहु के मंत्रों के जप के साथ, शनि के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखें कि तोड़मोड़ की इस राशि में हो क्या रहा है। तीसरे स्थान में सूर्य बैठे हैं, बहुत गंभीर हैं आप। पांचवें स्थान में शनि है, आप बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है मगर फिर भी लाइफ पार्टनर या अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं एकदम बनती हैं। अगर हम इस राशि में छठे स्थान में राहु को देखें तो ऐसा लगता है कि मन परेशान है, शायद अज्ञात शत्रु या बढ़ते लोन या फिर बढ़ते रोगों के कारण। आठवें स्थान में बृहस्पति है। तृतीय अगर अष्टम स्थान में हो इसका मतलब कि आलस से आपके शरीर पर छाता चला जा रहा है। करना क्या चाहिए? तो बृहस्पति और राहु के मंत्रों का जप करें, गुड़ चने और काले तिल का दान करें और साथ में खूब मन लगाकर मेहनत करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। इस राशि को अगर हम देखें तो लग्न में बुध है। बहुत सिंसियरिटी, एक अच्छा विजन लेकर चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं जब भी वृश्चिक राशि की बात कहूं, जब वृश्चिक राशि का भविष्य कहूं तो समझना कि हिंदुस्तान की तकदीर में कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की राशि ये है और जो मैं कहूँ उसे समझना कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की तकदीर कैसी रहेगी आज। लग्नेश चूंकि वृश्चिक राशि है तो एकादशेश लग्नस्थ है, इसका मतलब सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा है। और तीसरे स्थान में शुक्र, महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी। चौथे स्थान में शनि है, प्रतिष्ठा जस की तस बनी है। पांचवें स्थान में राहु। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। इस समय अगर हम सातवें स्थान में बृहस्पति को देखें तो कुछ अच्छे दोस्त हैं मगर आठवें स्थान में चंद्रमा। काम कुछ ऐसा चाह रहे हैं जो पूरा नहीं हो पा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। सवाल क्या करना चाहिए? चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, थोड़े से चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियस। लग्न में सूर्य, जाहिर है कि भाग्यशक लग्नस्थ हो तो अवसर आपके पास में है और अच्छे अवसरों को लेकर के आप तीसरे स्थान में शनि बहुत जस्टिफाइड हैं। चौथे स्थान में राहु, मगर अपने परिवार की परिस्थितियों से शायद रोगों से परेशान हैं। बहरहाल लग्नेश चतुर्थी छठे स्थान में है। पेट की तकलीफ या रोगों से परेशान या फिर लोन के कारण थोड़े से परेशान हो सकते हैं। सातवें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। भाई इस राशि वाले जातकों के लिए क्या कोई सलाह है? निश्चित तौर पे इस राशि वाले जातकों के लिए बस एक सलाह कि आप बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, थोड़े से गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। लग्न में शुक्र पड़े हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर दशमाधिपति लग्न में बैठे हों तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपके पास राजयोग है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। शुक्र के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा तनाव दे सकते हैं। मतलब मकर राशि वाले जातकों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम दो। नंबर एक, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा डिले करना और साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, निर्णय नहीं ले पाना, ये बड़ी परेशानी है। बहरहाल बाकी चीज़ें अच्छी हैं। पांचवें स्थान में बृहस्पति, अगर निर्णय लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक और चीज़ बुरी है, सप्तमी चंद्रमा छठे स्थान में है। यदि आप शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखें। सवाल ये है कि करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों को सिर्फ एक सलाह कि जल्दी से उठे, स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के अच्छे से भगवान का अभिषेक करके धतूरे का फूल चढ़ा दें। आप देखेंगे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस। इस राशि की चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि 12 राशियों में वृषभ राशि और कुंभ राशि, ये दो राशियां हैं जो काफी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। एक के लग्न में बृहस्पति, दूसरे के लग्न में शनि है। अब बहुत अच्छी राशि के जातकों में क्या कोई बुराई है? हाँ भाई, इस वक्त 8वें स्थान में केतु है। आजकल बच्चे बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। अगर उनकी राशि कुंभ है तो मेरी तरफ से एडवांस में ये सलाह लिख लें कि चोटें लग सकती हैं।
अगर आपके बच्चों की राशि कुंभ और आपने उन्हें 300 सीसी की गाड़ी दे रखी है तो उनसे गुजारिश करिए कि गाड़ी तेज न चलाएं। दूसरे स्थान में राहु। यदि आप डेली ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो सावधान हो जाएं। इस समय मार्केट में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन आपको कंगाल बना सकता है। बहरहाल अदरवाइज देखें कि चौथे स्थान में बृहस्पति, मतलब परिवार का कलह, 5वें स्थान में चंद्रमा, लाइफ पार्टनर को लेकर के या संतान को लेकर के कुछ बड़ी चिंताएं हो सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए और क्या सलाह है? तो यात्राएं बिल्कुल ना करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें और किसी प्रकार की गारंटी किसी को ना दें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्त की पूजा करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं तो मीन इन पैशंस की। जैसे मैंने कहा कि 12 राशियों में सबसे ज्यादा नंबर्स मिलते हैं वृषभ राशि को, तो सबसे कम नंबर मिलते हैं मीन राशि को। ये जो भी हम राशिफल कह रहे हैं ये मून राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। तो मून राशि यानी चंद्रमा की राशि में अगर हम देखें तो इस समय मीन राशि पर राहु बैठे हैं और कुंभ राशि पर शनि, यानी लग्न में राहु, 12वें स्थान में शनि। तो लग्नस्थ राहु के कारण जीवन में उलझने बहुत, 12वें शनि के कारण खर्च बहुत, मगर लग्नस्थ राहु के कारण कमाई कम। इसका मतलब कमाई और खर्च के बीच में दबाव महसूस करेंगे। लग्न में राहु होने के कारण अनुशासन कम है, लग्न में राहु होने के कारण गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। तो लग्नस्थ राहु के कारण जीवन में अव्यवस्थाएं ज्यादा है। सवाल यह है कि इसे सबको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, जल्दी से जाएं, स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। आप भी भगवान त्रिपुरारी की शरण में जाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें, धतूरे का फूल चढ़ाएं, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो आपने जाना 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी ने जो कुछ भी उपाय बताए हैं उसका पालन कीजिए, अपना दिन शुभ बनाए। साथ ही आज हमने जाना है कि पौष महीने में कोई भी शुभ काम क्यों नहीं किया जाता है। साथ ही पौष महीने में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके पीछे क्या कुछ कारण होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पौष महीने में किसी की अगर मृत्यु होती है तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। इन सभी बातों पर हमारे साथ विस्तार से पंडित जी ने चर्चा किया। पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और आज हमने जाना आज के विषय के बारे में, 12 राशियों फल के बारे में। कल एक फिर नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।